मेरा 14 साल का देवर मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता और कहता, भाभी यूएसबी दे दो, टीवी पर लगाकर देखूंगा। मैं उसको दे देती। यूएसबी लेकर वो कमरे में बंद हो जाता, अंदर से कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद बाहर निकलता और मेरी यूएसबी मुझे लौटाकर मेरे हाथ में 5,000 रुपये रख देता। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा कि उसके पास इतने सारे रुपये आते कहाँ से हैं। एक दिन उसे यूएसबी देकर मैं उसके कमरे में ही छुप गई। जब उसने वीडियो चलाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वीडियो में तो मेरी रात के 8 बजे जैसे ही टीवी लगाया तो वहाँ कोई प्रोग्राम आ रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे पति को धोखा दे रहे थे। मैंने दूसरा चैनल लगाया तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने गुस्से से बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी सीरियल भी पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। इन्हें देवर भाभी और जीजा साली के अलावा कोई और रिश्ता मिलता ही नहीं। बस हर तरफ ही देवर भाभी के चर्चे होते हैं। इस मामले में मैं खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत सम्मान करता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र क्लॉक पर गई। रात के 8 बज गए थे। अब तक मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे ही ऑफिस से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा सा समय ही कट जाएगा। धीरे धीरे जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी कि कहीं आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अभी तक नहीं आए। कहीं मेरे पति के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। परेशानी में मैं अपने देवर के कमरे में चली आई। मेरा देवर इस समय सो रहा था। मैंने उसे उठाया कि जाओ अपने भाई के बारे में पता करो कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। मैं अभी अपने देवर से ये बातें कही रही थी कि बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरे पति खड़े थे। मैं अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि मेरी नज़र उनके बराबर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की के हुलिये को देखकर मैं अंदर तक कांप गई थी। वो दुल्हन के कपड़ों में तैयार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी शादी करके आ रही है। साफ मतलब था कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मेरे लिए सौतन ले आए हैं। मैंने दहलकर अपने सीने पर हाथ रखा था। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। आखिर मेरे पति ने अचानक ये सब क्यों किया? हमारी खुशहाल ज़िंदगी को 4 साल गुजर चुके थे। बस एक कमी थी कि हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का कोई ताना नहीं दिया था। और अब वो अचानक से मेरे पति ने शादी कैसे कर ली? मेरे पति अपनी नई पत्नी को अंदर ले आए। मैं चिल्लाती हुई उनसे पूछने लगी, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूँ छुपकर और मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? जिस पर मेरे पति ने भी गुस्से से कहा कि मैंने औलाद की खातिर शादी नहीं की है, मैंने तो तुम्हारी हरकतों की वजह से शादी की है। मैं दंग रह गई। कौन सी हरकतें? मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने पति की सेवा करने में लगी रही हूँ, हमेशा उनके लिए वफादार रही हूँ। मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया कि वो खुद ही अपनी आंखों से देख लो, मुझसे पहले भी कि तुम किस किस की पत्नी रह चुकी हो। मैं चकरा कर रह गई थी इस खुलासे पर। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने पति का मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियो थीं। मैं देखते ही देखते सब समझ गई कि ये सब क्या हुआ है। मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था। मेरे पति अपनी नई पत्नी के साथ कमरे में जा चुके थे। मैं लुटी पिटी सी वहीं सोफे पर ढेर हो गई। आज से 4 साल पहले का पास्ट मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, जब मैं पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे माँ बाप की वही पुरानी सोच कि एक बेटा होना चाहिए, और उसी चक्कर में हम 7 बहनें हो गए। मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और हम सब खाने वाले। हमारे परिवार का बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता था। पापा ने बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन तो लगा दी थी और अब उनकी शादी की चिंता भी करने लगे थे पापा, और इसी चिंता में समय से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में घर के काम काज करना शुरू कर दिए थे। मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करके मेरे पापा का बोझ कम करने की कोशिश करती थीं। दूसरे नंबर वाली दीदी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए थे, और मेरी माँ और पापा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूँ। मगर मैं शुरू से ही थोड़ी जिद्दी तबीयत की मालिक थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहाँ इतनी सारी छाँव को दबाना पड़ता था और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था।
मैं अपनी बहनों के मुकाबले थोड़ी गोरी चिट्टी भी थी और मुझे इस बात का एहसास भी था। अपनी बहनों की तरह ही एक गरीब घर से निकलकर दूसरे गरीब घर में जाना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि अगर शादी करूँगी तो किसी पैसे वाले घर में या फिर ऐसे घर में जहाँ लोग ज़्यादा ना हों और मैं वहाँ रानी बनकर राज करूँ। और किस्मत ने जल्दी ही मुझे ये मौका भी दे दिया। मेरी मुलाकात नील से हुई। मैं अपनी एक दोस्त की शादी में गई हुई थी और नील मेरी दोस्त के पापा का रिश्तेदार था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी के पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी थीं। मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया कि तुम मेरी उससे बात कराओ। अपनी दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं, अपने छोटे 10 साला भाई के साथ रहता है और एक अच्छी नौकरी करता है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर कोई और रिश्ता मिल ही नहीं सकता। और यूँ मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए राजी कर ही लिया और फिर मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसका छोटा 10 साल का भाई भी साथ आया था। मुझे वो छोटा सा लड़का जो कि उम्र में 10 साल का था और मेरा देवर बनने वाला था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया तो मेरे पास भी नहीं आया। बुरा सा मुंह बनाकर मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन मैंने सोचा जब शादी हो जाएगी तो मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊँगी और फिर वो मुझसे घुल मिल जाएगा और मुझे इज्जत और सम्मान देने लगेगा। मेरी शादी हो गई। सुहागरात के कमरे में बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। अभी मेरा पति कमरे में आए ही थे कि उनके भाई की चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर खुद को घायल कर चुका था। मेरे पति अपने भाई को अपनी गोद में उठाकर अपने ही कमरे में ले आए और बाकी बची पूरी रात अपने भाई की देखभाल में ही लगे रहे और मैं अंदर ही अंदर जलती और कुड़ती रही। इतना तो मैं समझ गई थी कि उस छोटे से लड़के को मेरा घर में आना पसंद नहीं था। वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं, उसे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पति को भी ये बात समझ आ गई थी, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम उसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। नील ने मुझे बताया कि मेरे भाई की पैदाइश से 3 महीने पहले ही मेरे पापा चल बसे थे और नील को जन्म देते ही मेरी माँ भी मेरे भाई को मेरी गोद में डालकर चल बसी थीं। अपने भाई को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके अलावा मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। तुम प्यार से उसके साथ पेश आओ, उसे माँ का प्यार दो तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। मेरा भगवान जानता है कि मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे सहे थे। अपनी जी तोड़ कोशिश की थी कि वो मुझे किसी तरह स्वीकार कर ले, मगर उसने मुझे स्वीकार नहीं किया था। वो अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायत लगाता और मुझे डांट लगवाता था और फिर तंग आकर मैंने भी सोच लिया कि अच्छा बनकर तो बहुत देख लिया, अब मैं बुरा बनकर दिखाऊंगी और उसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। फिर मैंने भी अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। मैंने अपने पति के कान भरना शुरू किए कि तुम्हारे भाई की गलत लड़कों के साथ दोस्ती है, वो अपने से बड़े लड़कों के साथ दोस्ती रखता है। और तो और मैंने उसे सिगरेट पीते हुए भी देखा था। मैंने खुद एक सिगरेट की डिबिया उसके स्कूल बैग में छुपा दी थी और मेरे पति ने जब इस बात का सबूत मांगा तो मैंने कहा कि उसके स्कूल बैग की तलाशी लो। और जब उसके स्कूल बैग की तलाशी ली गई तो सिगरेट की डिब्बी उसके अंदर से निकली। मेरा देवर कहता रहा कि ये मेरी नहीं है, मगर मेरे पति ने उसकी एक न सुनी और मेरे मशवरे पर उसे घर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरा देवर रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, अपनी बेगुनाही के बारे में बताता रहा, लेकिन उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मेरे पति ने उसकी बात नहीं मानी और उसे घर से दूर भेज ही दिया। वो 2 साल से वहीं था और मेरी ज़िंदगी तो जैसे उसके जाते ही स्वर्ग बन गई थी। कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं था, बस पूरे घर में सुकून से थी। मैं खुश थी कि अब वो 5 साल तक वो वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में भी घर आने से मना कर दिया था और उसके फैसले से मैं भी खुश थी कि अच्छा है वो कुछ दिन जो छुट्टियों के घर में गुजारता वो भी ना आएगा। मुझे उम्मीद थी कि वो अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त तो पानी फिर गया जब वो इस बार की छुट्टियों में घर आया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। उसने अच्छा खासा कद निकाल लिया था और 14 साल का तो लगता ही नहीं था। अपनी उम्र से 1-2 साल बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वो घर आया है तो ज़रूर फिर से मेरे खिलाफ कोई मोर्चा खोलेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं तो उस वक्त तो हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मेरा देवर बहुत सुधर गया था
और पहले की तरह बदतमीज बिल्कुल भी नहीं था और ना ही साजिश कर रहा था। ज़्यादातर वक्त तो वो अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी इस आदत से बहुत खुश हुए थे। एक दिन मेरे पति काम पर गए तो मेरा देवर कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो मुझे दे दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देखी नहीं थी, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वो तो यूएसबी में है। तो कहने लगा, हाँ तो यूएसबी दे दें, मैं टीवी पर लगाकर देख लूँगा। मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और यूएसबी उसे लाकर दे दी। उसने मुझसे यूएसबी ले ली और अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भला कमरे को लॉक लगाना क्या ज़रूरी था, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद अपने कमरे से वो बाहर आया। उसने मुझे यूएसबी देकर धन्यवाद कहा और साथ ही 5,000 रुपये भी मुझे पकड़ा दिए। मैंने हैरानी से पूछा, इतने सारे पैसे किस लिए? तो कहने लगा, आप मेरी भाभी हैं इसलिए। और ये कहकर अपने कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई कि बहुत बड़ी बात है कि मेरा देवर इस कदर बदल गया है। अब अक्सर वो शाम का खाना बनाने में मेरी सहायता भी कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था, क्योंकि अब मेरा देवर एक अच्छा इंसान बन गया था। वो अपने भाई से मेरी शिकायत भी नहीं लगाता था। हर वक्त तो भाभी भाभी कहता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वैसे भी वो सिर्फ 2 महीने की छुट्टियों पर आया है। 2 महीने के बाद वापस चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे यूएसबी मांगने लगा। मैंने हैरत से पूछा, कल ही तो दी थी। कहने लगा, भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है। मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के समय में मैंने पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी करके देख लूँगा। उसकी सफाई देने पर मैं संतुष्ट हो गई और उसे यूएसबी दे दी। उस दिन भी उसने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया और 1 घंटे के बाद यूएसबी वापस लाकर मेरे हाथ में रख दी और साथ ही साथ 5,000 रुपये भी। मैंने अपने देवर से कहा कि 5,000 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहने लगा, भाभी जी ये आपके लिए हैं, आप इन्हें खर्च कर सकती हैं और आप इतनी तो अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। ऐसा समझ लो ये मेरी तरफ से आपका इनाम है। और वैसे भी ये भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे खर्च के लिए दिए थे। अगर आप भाई को बता देंगे तो वो फिर से ये पैसे मुझे दे देंगे, इसलिए आप इन पैसों के बारे में भाई को कुछ मत बताइएगा। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर उसके बावजूद मैं उस समय लालच में आ गई कि मुझे 5,000 रुपये फ्री में मिल रहे हैं। वो रोज़ाना मुझसे वीडियो लेता मेरे पति के काम पर जाने के बाद और 1 घंटे के बाद यूएसबी के साथ साथ 5,000 रुपये भी मुझे दे देता। कहता, भाभी जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं तो इनसे अपने लिए शॉपिंग करना। अब मैं शक के दायरे में पड़ने लगी थी कि इतने पैसे उसके पास आते कहाँ से हैं। मेरा पति इतना भी मेहरबान नहीं था कि उसे रोज़ के 5,000 रुपये जेब खर्च के लिए दे दे। और भला इतने सारे पैसे देता कौन है जेब खर्च के लिए? अगर मेरे देवर को मेरे पति जेब खर्च के लिए पैसे नहीं देते, फिर कौन देता है? 1-2 बार मैंने उसे एक एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे पति के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर पैसे मेरे पति के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे पति को ये बात ज़रूर पता चल जाती। अब तो मुझे मेरे देवर का कमरा लॉक करके मेरी शादी की वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था कि कमरा बंद करने की क्या तुक बनती है। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला और पूरे 1 घंटे कमरे में बंद रहा। 1 घंटे के बाद ही दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलने के बाद मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने कमरा बंद किया होता है तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करें, मैं बहुत ही ज़रूरी काम में बिजी होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मेरा देवर बंद कमरे में करता क्या है? एक बात मुझे अपने देवर की और समझ में नहीं आती थी। मेरे देवर ने मेरा मोबाइल फ़ोन अपने पास रख रखा था। कहने लगा, भाभी मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, जब तक मैं छुट्टियों में घर पर हूँ अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दे दें। जब भी मुझे कहीं बात करना होती तो वो मुझे कॉल लगा कर दे देता और मैं बात कर लेती। मैं भी सब कुछ सहन कर रही थी, सोच रही थी कि कुछ ही दिनों की बात है, ये फिर से बोर्डिंग स्कूल चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, पैसे उसके पास रोज़ के रोज़ आते कहाँ से हैं? फिर मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कहीं मेरा देवर कोई साजिश तो नहीं कर रहा। शाम के समय जब मेरा देवर घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई। वो एक बैंक के अंदर चला गया
और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस बैंक में तो मेरे पति का अकाउंट नहीं था। फिर मेरा देवर यहाँ क्या कर रहा है? उसकी तो उम्र भी इतनी नहीं कि अपना पर्सनल अकाउंट बना ले। और चलो मान भी लिया कि अगर उसका अकाउंट बना भी होता तो उसके ऐसे कौन से बिजनेस चल रहे थे जो उसके पास पैसे आते हैं? वो अपने पैसे निकलवाने बैंक में आया होता। आखिर ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा। बैंक से जब वो घर आया तो फिर मेरी यूएसबी मांगी और यूएसबी लेकर अपने कमरे में फिर से बंद हो गया। मैंने कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए। शादी की वीडियो थी, उसके बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी था। और अगर वो वीडियो देख रहा होता तो कमरे से म्यूजिक की आवाज़ भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है भी नहीं। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि आखिर वो बंद कमरे के अंदर मेरी शादी की वीडियो के साथ क्या करता है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। जैसे ही उसने शादी की वीडियो मांगी और इससे पहले कि कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरे देवर ने कहा ठीक है, मैं यूएसबी बाद में दे दूँगा। शायद दरवाजे पर दस्तक हुई है, जरा जाकर देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। अपने देवर के बाहर जाते ही मैं उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुपकर बैठ गई। मेरे देवर ने बाहर हॉल से मुझे आवाज़ दी कि भाभी, गेट पर तो कोई नहीं था। ये कहकर मेरा देवर अपने कमरे में आ गया और अपना कमरा बंद कर लिया। मैं थोड़ा ऊपर होकर देखने लगी कि अब वो क्या करेगा। उसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी टीवी पर लगा दी। कुछ ही देर में वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। और उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ टीवी पर दुल्हन तो मैं ही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। दूल्हा भी कोई और था, रिश्तेदार भी कोई और थे, शादी का सेटअप भी दूसरा ही था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आखिर ये क्या है? ये कैसे संभव है कि मैं इस तरह किसी दूसरी वीडियो में हूँ? मैं उसी वक्त अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर मेरा देवर एकदम से घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके कमरे में आ जाऊंगी। आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में घंटा भर लगाकर क्या करते हो, इसीलिए यहाँ छुपकर बैठ गई थी। और मैंने सब कुछ देख भी लिया है। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या ड्रामा है? मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूँगी। मैं आपको सच बताता हूँ। भाई गुस्सा करते कहते अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद कुछ और काम करना। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में तो बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनकी तरह देख देख कर मुझे भी शौक़ होने लगा और फिर मैं भी एडिटिंग सीखने लगा। हम लोग ये काम सिर्फ शौक़ के लिए करते थे, मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट भी मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे भी मिलते थे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी की वीडियो क्यों मांगते थे? तुम उसे भी एडिट तो नहीं कर रहे? मेरा देवर कहने लगा, भाभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी की वीडियो की एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी की भी शादी की वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे बदल देना था। मैं बस यही कर रहा था। आपकी शादी की वीडियो एडिट करके थोड़े बहुत बदलाव करके बना लेता और बहुत सारे इसके बदले मुझे पैसे भी मिलते, जिनसे मैं आधे पैसे आपको दे देता हूँ। उसे मैंने बिल्कुल बदल दिया है। बस आपकी जगह अब किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना बाकी रह गया है, फिर ये तैयार हो जाएगी। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी छठी इंद्री मुझे सावधान कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा देवर फिर कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है और ना ही मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। लोग इतनी इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियोस नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लाखों रुपये लेते हैं। इसलिए 10-15 हज़ार देकर वो किसी की भी शादी की वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं। और मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपसे वीडियो मांग लेता हूँ। प्लीज़ भाभी, भैया को मत बताना, वरना भाई मुझे डांटेंगे और कहेंगे कि पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में करना। मैं तो साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। अपने देवर की बातों से मैं कुछ संतुष्ट हो गई थी और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली थी। कुछ गलत होने का खटका मेरे दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोटिस किया था कि अब धीरे धीरे मेरे पति का रवैया मुझसे बदलने लगा था। अब वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। काम से आते ही सीधे कमरे में चले जाते और सो जाते। घर पर खाना भी बहुत कम खाते थे। जब भी खाने की पूछती तो यही कहते कि मैं खाकर आया हूँ।
मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज़्यादा सीरियस हैं। मगर अब अपने पति के साथ खड़ी उस दूसरी औरत को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने क्या किया है? मेरे पूछने पर जब मेरे पति ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी हो, मुझे तुम्हारी पहली वीडियो की पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये तो उस दिन की वही वीडियो थी जो मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी। मोबाइल में वही शादी की वीडियो थी जिसमें मैं दुल्हन बनी किसी अनजान आदमी के साथ बैठी थी। ये वीडियो किसी अनजान नंबर से सेंड किया गया था। मैं बोली, मैं ये नहीं हूँ, ये सब कुछ आपके भाई ने किया है, ये उसी का काम है। रोज़ मुझसे शादी की वीडियो मांगता था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया। बोला, भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनानी भी नहीं आती, एडिटिंग कहाँ से करूँगा। अपने देवर की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये तस्वीरें और ये वीडियो झूठ है। आप सुबह मेरे मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ, आपके साथ ये मेरी पहली शादी है। इस वीडियो का भी मालूम करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये नकली है। मेरे पति कहने लगे, ठीक है, मैं सुबह सब पता कराऊंगा। अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जिस तरह तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया, पहले से शादी कर रखी थी और मुझे नहीं बताया, वही जख्म मैं तुम्हें देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बिना बताए मैंने शादी की। अब जिंदगी भर तुम सौतन को अपनी आंखों के सामने चलता फिरता देखोगी और अंदर ही अंदर तड़पती रहोगी। मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर कर दिया और गेट बंद कर लिया। मैं बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखकर पूछा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? मेरा देवर कहने लगा, जो आपने किया उसका क्या आप भूल गईं? मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ गुस्सा भर दिया और मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से ही नफरत पैदा हो गई थी। ये तो शुक्र है कि मुझे एडिटिंग आती है। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे पति की ज़िंदगी से निकाल दोगे? सुबह जब वीडियो की जांच पड़ताल करेंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा देवर हंसने लगा और बोला, जानता हूँ कि सच सामने आएगा, उसके बाद मेरा भाई आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मगर एक काम वो जो कभी नहीं करेगा कि वो अपनी दूसरी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए जिस लड़की को मेरे भाई ने पत्नी बनाया है उसकी ज़िंदगी कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। फिर आप भी उसी तकलीफ़ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी अब वो भाई को शेयर करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अपने भाई को आपसे शेयर किया था। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ ना, वो आपके ही एटीएम से और आपके बैंक से ही निकाले हैं। इसलिए मैं आपका फ़ोन अपने पास रखता था, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आती थी और मैं उन्हें डिलीट कर देता था। मैंने कहा, भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं जितनी बड़ी तुमने साजिश रची है। मेरी बात सुनकर मेरा देवर दोबारा हंसने लगा। कहने लगा, बोर्डिंग स्कूल में आपने ही तो भेजा था, ये सब कुछ मैंने वहीं से तो सीखा है। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप ही लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, मैं कल चला जाऊंगा। कल अगर भाई को मालूम हो भी जाएगा कि मैंने ये सब कुछ किया है तो भी इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक वो मुझसे नाराज़ कब तक रहेंगे? मैं उनका खून हूँ, वो मुझे माफ़ कर देंगे, आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे। मगर अब तो आपका नुकसान ही हो गया ना, अब आपको भी अपने पति को शेयर करना पड़ेगा। ये कहकर मेरा देवर चला गया था और उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरे पति ने एक जज्बाती फैसला ले लिया था। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उस लड़की को वो तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि सब में उस लड़की का कोई दोष नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था, अब मुझे सारी ज़िंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ेगा। मेरा देवर मुझे से अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं था। पति को बांटने का दर्द क्या होता है, उस दर्द को मैं उस समय बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इस कहानी में आपको गलत कौन लगता है, देवर या भाभी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।